नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री शरद चंद्र द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। विपिन के निमंत्रण से लौटकर दूसरे दिन आकंठ प्यास लिए सतीश जब नींद से उठकर बिछौने पर बैठा तब 10 बज रहे थे। उसका कमरा तब भी बंद था। आज सुबह से ही निर्मेघ आकाश में धूप बहुत ज्यादा तेज हो उठी थी और उसकी प्रबल गर्मी में सब खिड़कियां दरवाजे जल रहे थे। इस बंद कमरे के अंदर वह किस प्रकार असह्य हो उठी है, उसकी कुछ टोह इतनी देर तक खुद ना पाने पर भी उसका सारा शरीर गवाही दे रहा है। सारा बिछौना पसीने से भीग गया है और समस्त आंतरिक इंद्रियां जल के अभाव में उन्मत्त की भांति हाहाकार कर रही है। ऐसा देह मन लेकर सतीश भगवान के नए दिन के बीच होश में उठ बैठा और परेशान हो सिरहाने की खिड़की खोल दी, जिसके कारण धूप की झलक ने उसके मुंह और शरीर पर फैलकर मानो क्षण भर में ही उसे जला दिया। सारी रात बेहोशी में बिताकर 10 बजे दिन में नींद टूटने की ग्लानि नशेबाज ही जानता है। इस ग्लानि को बचाकर सतीश बिहारी बिहारी पुकारने लगा। बिहारी दौड़कर आ उपस्थित हुआ। सतीश बोला, जल्दी से एक गिलास पानी तो ला रे। बिहारी ने पूछा, क्या तंबाकू हुक्का न लाऊं? नहीं, पानी ला। नहाएंगे नहीं? अभी नहीं, तू पानी ले आ। फिर भी बिहारी गया नहीं। कहा, पूजा। पूजा के इशारे पर सतीश आग हो उठा और धमका कर बोला, पाजी बकवादी, तुझे इतनी पूछताछ से क्या, बस जाकर पानी ला। धमकी खाकर बिहारी नीचे पानी लेने चला गया। रसोई घर के बरामदे में बैठकर सावित्री सुपारी काट रही थी। उसने मुस्कुरा कर पूछा, सतीश बाबू ने हुक्का तंबाकू मंगाया है? बिहारी ने मुंह लटकाकर कहा, नहीं, जल चाहिए। स्नान किया नहीं, संध्या पूजा की नहीं, जल क्या होगा? बिहारी विरक्त होकर बोला, मैं क्या जानूं, हुक्म हुआ है, जल चाहिए, लिए जाता हूं। सविता सरौता रखकर उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छा, मैं ही लिए जाती हूं, तुम जरा बर्फ तो खरीद लाओ। बिहारी पैसा लेकर बर्फ लेने चला गया। सावित्री ऊपर जाकर बोली, जाइए स्नान कराइए, तब तक मैं संध्या पूजा की व्यवस्था किए देती हूं। सतीश मन ही मन खींच कर बोला, बिहारी कहाँ है? सावित्री ने हंसी दबाकर कहा, वह बर्फ लेने गया है। बाबू, अपराध करके अपने को दंड देना अच्छी ही बात है, इससे प्रायश्चित हो जाता है। आप क्या किसी दिन संध्या पूजा किए बिना जल ग्रहण करते हैं कि आज जल के लिए इतना हंगामा मचा रहे हैं? जाइए, देर न कीजिए। सावित्री के आगे प्रतिवाद करना निरर्थक समझ सतीश उठ खड़ा हुआ और तौलिया कंधे पर रखकर स्नान करने नीचे चला गया। भोजन कर चुकने के बाद सतीश को फिर सोने की तैयारी करते देख सावित्री दरवाजे के बाहर आ खड़ी हुई, जैसे उसे देखा ही न हो। ऐसा भाव प्रकट करके सतीश दीवार की ओर मुंह फिराकर सो रहा। सावित्री मन ही मन हंसकर बोली, रात वाली बात बाबू को याद है या नहीं, यही जानने आई हूं। सतीश ने कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री ने कहा, तब नींद टूटने पर दया करके एक बार आवाज देकर बुला लीजिएगा, उन बातों को एक बार याद करा जाऊंगी। इतना कहकर वह किवाड़ बंद करके चली गई। पिछली रात की सारी घटना सतीश के लिए याद रखना संभव भी न था और वह याद भी न थी। विपिन बाबू की मजलिस से कब और किस प्रकार वह लौटा, किसके साथ लौटा था, लौटने पर क्या किया, ये सब बातें
उसके मन में गड्ड-मड्ड और अस्पष्ट हो गई थी। स्पष्ट करने की इच्छा उसमें बिल्कुल नहीं थी। ऐसी बात तो नहीं, किंतु एक अनिर्दिष्ट लज्जा की आशंका उसे उस तरफ किसी प्रकार बढ़ने नहीं दे रही थी। बस उसे अपनी स्यांध कीर्ति की ही याद थी और वह अब तक उसके मेघाच्छन्न स्मृति के आकाश में शुक्र तारा की तरह जल रही थी। किंतु उससे भी अधिक ज्योतिर्मय दुष्ट ग्रह उस मेघ की आड़ में मौजूद है। सावित्री के उस ओर उंगली उठाकर इशारा करते ही उसकी आंख की नींद मरुभूमि की भाप की तरह उड़ गई। पिछली संध्या को हदबुद्धि होकर दीपक बुझाने के परिणाम स्वरूप वह अंत तक किस तरह खड़ा रह सकेगा, उसके बारे में उसके मन में काफी उत्कंठा थी। फिर भी उसमें सचमुच तो कोई दोष नहीं था। हाँ, दुर्भाग्य की बात जरूर थी। यह समझकर वह सांत्वना पा रहा था और दोष अपराध सचमुच ना करने के अंदर जो एक बल छुपा हुआ था वह अज्ञात रूप से भी उसे आश्रय दे रहा था। किंतु सावित्री इस समय जो कुछ कह गई है और अंधकार के बीच जो राह दिखा गई है, उस पर चलने का साहस उसमें कहाँ है। उसे नशे में मतवाला होने की याद है, किंतु बेहोश हो जाने का ज्ञान उसे कैसे हो सकता था। वह किस तरह अनुमान करेगा कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया। कितने ही मतवालों को कितने ही प्रकार के कांड करते उसने अपनी आंखों से देखा था। तब अब अपनी बारी अपने किस काम को वह असंभव कहकर दूर कर देने का साहस करेगा। यह संभव असंभव की समस्या उसके लिए जितनी ही जटिल होती जाने लगी, उसका पीड़ित चित्त संभव असंभव के बीच रेखा खींचने के लिए उतना ही तड़पने लगा। उसके सिर में आग जल उठी और वह फिर उठकर बैठ गया तथा जीवन भर शराब न छूने की प्रतिज्ञा का एक बार उच्चारण करके उसने प्रायश्चित कर लिया। खिड़की खोलकर सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी राखाल बाबू का बिस्तरा धूप में फैला रहा था। पुकार सुनकर पास आ खड़ा हुआ। सतीश बोला, अच्छा, जो कर रहा है कर, और सावित्री से एक गिलास जल लाने को कह दे। बिहारी बोला, मैं ही ला देता हूँ बाबू, इस समय वह पूजा कर रही है। सतीश ने आश्चर्य करते हुए पूछा, पूजा कर रही है रे? जी, वह तो रोज ही करती है। एकादशी को एक बूंद जल भी नहीं लेती। हम लोग बहुत कहते हैं बाबू, पर वह मछली भी नहीं खाती, रात को भोजन भी नहीं करती। वह भद्र वर्ग की है ना? सतीश और भी आश्चर्यचकित होकर बोला, भद्र वर्ग की है रे? हाँ भाई, भद्र वर्ग की, कहकर बिहारी जल लेने चला जा रहा था कि सतीश ने पुकार कर कहा, सावित्री रात को यदि भोजन नहीं करती तो क्या खाती है? और क्या खाएगी बाबू? रहने पर किसी दिन कुछ पानी वानी पी लेती है, नहीं रहता तो कुछ नहीं खाती। डेरे में और कोई इस बात को जानता है? बिहारी ने कहा, रसोईया महाराज जानता है, मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। उन्होंने बताने को मना कर रखा है। सतीश ने कहा, अच्छा, तू पानी ले आ। बिहारी के 2-1 कदम बढ़ते ही सतीश ने फिर पुकारा, अच्छा बिहारी। जी, हुकुम। तूने कैसे जाना कि वो भद्रवर्ग की है? इसमें जानना क्या है बाबू? भद्रवर्ग की लड़की दुर्भाग्य के चक्कर में। अच्छा, तू जा, जल ले आ। बिहारी के चले जाने पर सतीश बिछौने पर चित्त लेट गया। सावित्री को साधारण दासियों के बीच मिलाने में उसे कहीं कुछ व्यथा होती थी, क्योंकि जो मन अपनी हीनता और गुप्त लांछना के दबाव पर चुपचाप सिर झुका लेता था, वही उसे किसी तरह पकड़ ना पाता था। आज बिहारी के मुंह से इतना परिचय पाकर उसे आनंदमय आश्चर्य ही नहीं हुआ। उसका समस्त मन किसी अपरिचित के क्लेदाक्त बाहुपाश से अकस्मात छूटकर पवित्र हो गया।
उसने बिहारी की बात को पूर्ण सत्य मानकर ग्रहण करने में एक क्षण की भी दुविधा नहीं की। जल आने में विलंब होने लगा। किसी कारण से देर होती होगी, यह सोचकर कुछ देर तक वह चुप रहा। तब भी बिहारी दिखाई नहीं पड़ा। प्यास के मारे उसे क्लेश होने लगा। फिर से बिहारी को आवाज देने के लिए उठते ही देखा कि जल का गिलास हाथ में लिए सावित्री चली आ रही है। इस आचार परायण अभागिनी नारी को आज उसने नई दृष्टि से देखा और उस क्षण भर के दृष्टिपात में ही उसके हृदय का कोना कोना करुणा और श्रद्धा से परिपूर्ण हो उठा। वह हाथ से जल का गिलास लेकर पूरा पी गया और खाली ग्लास नीचे रखकर बोला, बहुत सी बातें करनी है। सावित्री चुप होकर ताकती रही। सतीश बोला, पहली बात तो यह है कि मुझे माफ कर देना होगा। सावित्री ने शांत स्वर में पूछा, और दूसरी बात? सतीश ने कहा, कल मैं कब किस तरह आया यह बताना होगा। सावित्री ने कहा, अंतिम रात में गाड़ी करके आए। उसके बाद? रास्ते पर ही सोने की चेष्टा कर रहे थे। अच्छा नहीं किया। कौन मुझे लाया? मैं। और कौन था? इतने बड़े जड़ पदार्थ को ऊपर लाई कैसे? सावित्री ने हंसकर कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डेरे में और किसी को कुछ नहीं मालूम है। सतीश ने निश्वास फेंककर कहा, जान बची, किंतु तुम्हारे साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो नहीं किया? नहीं। सतीश बहुत ज्यादा खुश होकर बोला, तब तुम कौन सी बात याद कराना चाहती थी? आपकी शपथ। आपने प्रतिज्ञा की है कि अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैंने हठात प्रतिज्ञा कैसे कर ली? इस प्रकार की दुर्बुद्धि तो मुझ में होने की बात है नहीं। लगता है मेरी बात से हुई थी। सतीश ने कंठस्वर नीचा करके कहा, मुझे याद आ रहा है सावित्री, तुम्हें छूकर कसम खाई थी ना? सावित्री चुप बैठी रही। सतीश ने कहा, वैसा ही होगा, किंतु कल शाम की बात तो तुम्हें याद है? इस बार सावित्री हंस पड़ी, सिर नीचा करके बोली, याद है। लोगों में बात तो फैलेगी, उसका उपाय क्या होगा? सावित्री एकाएक गंभीर होकर बोली, होगा और क्या, किसी और बासे में, या फिर घर चले जाइएगा। और तुम? सावित्री के मुख पर किसी प्रकार के उद्वेग का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। उसने शांत सहज स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं सोचती। इस डेरे के बाबू लोग रखेंगे तो ठीक ही है, ना रखेंगे तो और कहीं कोई काम खोज कर चली जाऊंगी। जहां भी मेहनत करूंगी खाने भर को मिल ही जाएगा। और कोई बात है? सतीश का समस्त मन जैसे पहाड़ की चोटी से नीचे घाटी में गिरकर एक ही बार में चूर चूर हो गया। उसके यहाँ रहने ना रहने का सावित्री के लिए कोई महत्व नहीं। इस विषय में वह बिल्कुल उदासीन है। उसने सिर हिलाकर प्रकट किया कि उसे और कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि सावित्री के इस निशंक संक्षिप्त उत्तर के बाद कोई सवाल उसकी जुबान पर नहीं आया, नहीं तो ना जाने कितनी बातें उसे कहनी थी। सावित्री खाली गिलास लेकर चली गई। सतीश चुप बैठा रह गया। हाय रे मानव मन, यह किसे तोड़ता है और किसे गढ़ता है, इसका कोई सूत्र ही हाथ नहीं लगता। कभी वह किसी चोट से एकदम धूल में लौटने लगता है और कभी कितने ही प्रचंड आघात हंसते हुए सहन कर लेता है। इन बातों का कोई भी हिसाब नहीं। फिर भी इसी मन को लेकर मनुष्य के अहंकार की कोई सीमा नहीं। जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे पहचाना तक नहीं जा सकता, उसे ना जाने क्यों मेरा कहकर मन ग्रहण कर लेता है। कैसे उसे ही लेकर निरुद्वेग रूप से घर बसाने के लिए तैयार हो जाता है। सावित्री के बहुत देर पहले चले जाने पर भी सतीश उसी भाव में डूबा बैठा रहा। उसके हृदय में कोई निश्चित दुख कष्ट नहीं था, किंतु उसमें न जाने
कैसी एक ज्वाला रह रह कर उठने लगी, जिसे हम प्यार कहते हैं। वह यदि प्रेम न करे, यही क्या घृणा भी करे, तो भी वह सब सहन हो जाता है। किंतु जिसका प्रेम पाने का विश्वास हो गया है, वहाँ ही भ्रम था, और वह भ्रम टूट जाए तो यह दुख सबसे दारुण होता है। पहला तो केवल व्यथा ही देता है, किंतु दूसरा तो व्यथा भी देता है और अपमान भी करता है। फिर इस व्यथा का कोई प्रतिकार नहीं, इस अपमान की कोई सुनवाई नहीं। जिसके प्यार करने की कोई बात ही नहीं है, वह यदि प्यार नहीं करता तो इसमें किसी के लिए कहने सुनने की बात ही क्या रह जाती है। ऐसा कोई रास्ता न रहने के कारण ही लांछना इतनी तीव्र लगती है, और वेदना का कोई कारण न पा सकने से व्यथा इतनी असह्य हो जाती है। जो भी हो, सावित्री के इस निश्चित और सरल कर्तव्य निर्धारण ने न केवल उसके हृदय के नक्शे को खोलकर रख दिया, बल्कि सतीश ने अपने हृदय की तस्वीर को भी बाहर ले आकर दिखा दिया। इन दोनों तस्वीरों को आसपास रखकर वह स्तंभित हो उठा। वह निश्चित रूप से समझता था कि सावित्री उसे प्यार करती है, यद्यपि वह खुद उसे प्यार नहीं करता। अब देखा कि बात इससे ठीक उल्टी है। वह प्यार करता है, सावित्री नहीं करती। इस घृणित बात को स्वीकार करने में मारे लज्जा के उसका सिर ही नहीं फट गया। अपने मन की इस नीच प्रवृत्ति से उसे अपने ही ऊपर घृणा उत्पन्न हो आई। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके गत रात के कार्य लज्जाजनक थे। यह सच है कि उसके जीवन में ऐसी अनेक रातों में अनेक लज्जाजनक कार्य हुए हैं, किंतु इसकी तुलना में वे सब नगण्य हो गए। अब तो इस डेरे में एक दिन भी रहना नहीं हो सकता। यहाँ रहने न रहने के बारे में वह पूरी तरह उदासीन नहीं है। यह बात वह किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकेगा। वह यह कठोर प्रतिज्ञा कर बैठा कि वेदना के भारी बोझ से चाहे उसका मन टूटकर कण कण हो जाए, तब भी नहीं, किसी तरह भी इस नीचता को प्रश्रय देकर वह अपना अधःपतन नहीं करेगा। बाहर जो समय भागा जा रहा था, कमरे के अंदर सतीश को उसका होश नहीं था। सहसा डेरे में लौटने वाले क्लर्कों का शोर सुन वह चकित हो उठा और खिड़की के बाहर नजर डालकर बिछौने से उठ गया और तुरंत ही कपड़े पहनकर और कंधे पर चादर डालकर किसी की दृष्टि पड़े बिना ही चुपचाप बाहर चला गया। अभी हाथ मुंह धोने का प्रस्ताव लेकर सावित्री आ जाएगी और खाने के लिए जिद करेगी। आज उसे बिल्कुल भूख न थी, किंतु सावित्री इस बात पर किसी प्रकार विश्वास न कर सकेगी। वह अनुरोध करेगी, जबरदस्ती करेगी और शायद अंत में गुस्सा करके चली जाए। इस समस्त मौखिक स्नेह के वितंडावाद से वह अपने जीवन को पहली बार घृणापूर्वक दूर ठेले ले गया। रास्ते में घूमते घूमते संध्या से कुछ पहले जब वह दर्जीपाड़ा की एक गली के मोड़ से गुजर रहा था, तो पीछे से परिचित कंठ से आवाज आई, छोटे बाबू हैं क्या? सतीश घूमकर खड़ा हो गया और बोला, अरे मोक्षदा है। मोक्षदा बहुत दिन पहले उन लोगों के पचाह के घर में दासी का काम करती थी। छुट्टी लेकर कलकत्ता आई थी, किंतु फिर लौट कर न जा सकी। वह बोली, हाँ बाबू, मैं ही हूँ। छोटे बाबू, आप मेरी एक चिट्ठी पढ़ देंगे? सतीश हंसकर बोला, क्या तुझे इतने बड़े शहर में एक चिट्ठी पढ़ने वाला और कोई नहीं मिला? चिट्ठी कहाँ है? दासी बोली, चिट्ठी तो मेरे घर रखी है। अपरिचित किसी आदमी से पढ़ाने का साहस नहीं कर सकी कि चिट्ठी में न जाने कैसी बात लिखी हो। फिर भी मेरे घर में एक लड़की रहती है, वह लिखना पढ़ना जानती है, किंतु आज 2 दिनों से उससे भी इसके लिए अवसर नहीं मिल सका। इतनी रात गए घर लौटती है कि समय ही नहीं रहता। सतीश ने पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा घर? दासी बोली, यहाँ से थोड़ी दूर पड़ेगा।
बड़े रास्ते के उस पार एक गली में है। बाबू, यदि आप अपना ठिकाना बता दें तो किसी के साथ कल आकर चिट्ठी पढ़वा लूंगी। अच्छा, कहकर सतीश ने अपना शोभा बाजार का ठिकाना बता दिया और कहां से किस तरह वहां जाना होगा बताते हुए रास्ता चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद दासी हठात खड़ी हो गई और बोली, कहने का साहस तो नहीं होता बाबू, किंतु एक बार इन चरणों की धूल पड़ जाए तो धन्य हो जाऊंगी। मेरा घर यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। सतीश कुछ देर तक न जाने क्या सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा चल। आज उसे डेरे पर लौटने की बिल्कुल इच्छा न थी। वह यही निश्चय करके बाहर निकला था कि राह में इधर उधर फिरेगा और जब रात ज्यादा हो जाएगी और सावित्री अपने घर लौट जाएगी तब डेरे को लौटेगा। इसीलिए वह आसानी से राजी हो गया। दो एक गली पार कर वे एक दोतल्ले मकान के सामने आ खड़े हुए। जरा खड़े रहें, कहकर मोक्षदा ने भीतर प्रवेश किया और शीघ्र ही एक केरासिन तेल की लालटेन हाथ में लेकर लौट आई और रास्ता दिखाती हुई ऊपर ले गई। एक ओर के कोने के कमरे में एक छोटे स्टूल पर पीतल का एक स्वच्छ प्रदीप जल रहा था। उसी कमरे को दिखाती हुई विनय पूर्वक बोली, जरा बैठिए, मैं हुक्का भर लाती हूँ। घर में प्रवेश करने पर उस छोटे से कमरे की स्वच्छता देख सतीश को आराम का अनुभव हुआ। एक ओर एक जल चौकी पर मझे घिसे पीतल एवं कांसे के बर्तन झक-झक कर रहे थे और उसी के पास एक छोटी अलमारी में कुछ कपड़े सजे रखे थे। दीवार के ब्रैकेट के ऊपर एक छोटी टाइम पीस रखी थी जिसमें 8 बजे थे। सतीश ने चौखट के बाहरी जूते खोलकर रख दिए और तख्त पोश पर बिछे सादे शुभ्र बिछौने पर जाकर बैठ गया। वह मन ही मन घर के दूसरे असबाब पर विचार करने लगा। पहले ही उसकी दृष्टि पड़ गई एक छोटे शेल्फ के ऊपर। उसमें कुछ पुस्तकें सजी रखी थीं। सतीश ने उनमें से एक को उठा लिया और पहला पन्ना उलटते ही देखा कि उस पर अंग्रेजी अक्षरों में भुवनचंद मुखोपाध्याय नाम लिखा है। उसने वह किताब रख दी, फिर और भी 3-4 किताबें खोलकर देखी। सब पर एक ही नाम पाकर किताबें यथास्थान रख दी और आकर अपनी जगह बैठ गया। मोक्षदा हुक्का भरकर ले आई। सतीश ने हुक्का हाथ में लेकर कहा, तुम्हारे घर की स्वच्छता, सादगी और व्यवस्था देख तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। मोक्षदा ने कुछ हंसकर कहा, बाबू उठेंगे क्यों, बैठिए। किंतु यह कमरा मेरा नहीं है, एक दूसरी लड़की का है। सतीश ने पूछा, वह कहाँ है? मोक्षदा ने कहा, वह बाबुओं के एक बासे में काम करती है। आने में प्रायः बहुत रात हो जाती है, इसलिए कमरे की चाबी मेरे पास ही रहती है। मुझे वह मौसी कहकर पुकारती है। सतीश बोला, भले पुकारे, किंतु भुवन बाबू कब आएंगे? दासी ने विस्मित होकर पूछा, भुवन बाबू कौन है? भुवनचंद्र मुखोपाध्याय, पहचानती नहीं? अकस्मात ही दासी की भवें फैल गईं। ओह, हमारे मुखोपाध्याय महाशय? नहीं नहीं, उनको अब आना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या वह मर गए? मोक्षदा दोनों आंखें चमकाकर बोली, नहीं, मरे नहीं है, किंतु उनका मरना ही अच्छा होगा। वह ठहरे ब्राह्मण, सब वर्णों के गुरु, हमारे शिरोमणि, नारायण के समान। उनके प्रति अश्रद्धा नहीं करती, उनके चरणों की धूल लेती हूँ, किंतु किसी दिन दिखाई देने पर गिनकर उनके मुंह पर 3 झाड़ू मारूंगी, तभी समझना कि मेरा नाम मोक्षदा है। सतीश हंस पड़ा, बोला, गुस्से में आकर ब्राह्मण के प्रति अभक्ति करके मार न बैठना, ज्यादा भक्ति करके धीरे धीरे मारना, उससे पाप ना होगा। किंतु वह है कौन? मोक्षदा उद्धत भाव से बोल उठी, उस आदमी का परिचय और क्या दूं बाबू? वह आदमी नहीं, चमार है।
इस बेचारी लड़की को रास्ते पर छोड़कर चला गया। यही क्या उसका कर्तव्य था? छी छी, उसे गले में फांसी लगाने को रस्सी नहीं मिली। सतीश ने बड़े कुतूहल से भरकर प्रश्न किया, वह कौन है? उसने क्या किया? हठात दरवाजे के बाहर से जवाब आया, उस आदमी को आप जानते पहचानते नहीं, उसकी कहानी सुनकर आप क्या करेंगे? सतीश चौंक पड़ा। मोक्षदा ने मुंह फेर कर कहा, अच्छी बात हुई, तू कब आई? सावित्री ने कमरे में आकर कहा, अभी ही तो आई हूं। बाबू को तूने कहाँ पाया मौसी? मोक्षदा ने कहा, यही है हमारे छोटे बाबू सावित्री। आज 2 दिन हुए बहू माँ के पास से एक चिट्ठी आई थी, उसे पढ़वा न सकी थी। इसी से इनसे कहा कि बाबू दया करके अपनी चरण धूली हमें दे। सावित्री बोली, तब चरण धूली अपने घर में ना लेकर मेरे घर में क्यों? मोक्षदा खींच कर बोली, गुस्सा क्यों करती है रे? मेरे घर में तो भद्र लोगों को बिठाया नहीं जा सकता, इसलिए तेरे घर बिठा दिया। कितने बड़े लोग हैं, इसे जाकर खुशी मना कि गुस्सा करती है। सावित्री हंसकर बोली, गुस्सा क्यों करूंगी मौसी? गुस्सा नहीं है, किंतु इस तरह खाली खाली पांव की धूली लेने से पाप होता है। कुछ जलपान कराना उचित है। पर ब्राह्मण महोदय, आपको भूख है? सतीश बड़े संकोच के साथ बैठा था। सिर हिलाकर कहा, नहीं। सावित्री के अशिष्ट प्रश्न से खींचकर मोक्षदा बोल उठी, यह तेरा क्या ढंग है सावित्री? क्या किसी शिष्ट पुरुष के साथ इस प्रकार की बातें की जाती हैं? सावित्री जबरदस्ती अपनी हंसी रोककर बोली, इसमें बुरी बात क्या है मौसी? अच्छा, अब इस विषय में कुछ न पूछूंगी, किंतु तुम दुकान से कुछ खाने के लिए खरीद लाओ, तब तक मैं जगह किए देती हूँ। मोक्षदा कुछ बुदबुदाते तेजी के साथ चली गई। उसके चले जाने के बाद सावित्री ने कहा, कल रात से ही तो एक प्रकार से उपवास चल रहा है। तीसरे पहर किसी तरह भाग गए, इसकी भी कोई टोह मुझे नहीं लगी। अब उठिए, संध्या पूजा करके कुछ खा लीजिए। उस अलमारी पर शुद्ध कपड़ा रखा है, पहनकर मेरे साथ आइए। नहीं नहीं, देरी न कीजिए, उठिए। सतीश सिर हिलाकर बोला, नहीं, मुझे भूख नहीं है। सावित्री बोली, ना होने पर भी खाना होगा। इसका पहला कारण यह है कि भूख नहीं है, इस बात पर मैं विश्वास नहीं करती। दूसरा कारण, सतीश मुंह का भाव बहुत कठोर करके बोला, दूसरा कारण झूठा है, बस पहला ही सब कुछ है। सभी बातों में तुम्हारी जिद और जबरदस्ती चलती है। इस जिद से पार पाने का कोई उपाय नहीं है। सावित्री मुंह उठाकर कुछ हंसकर बोली, तब निरर्थक चेष्टा क्यों करते हैं? सतीश और भी गंभीर होकर बोला, वह बात नहीं है सावित्री, अब मेरी चेष्टा किसी तरह निरर्थक नहीं होगी। तो अपना दूसरा कारण बताओ। ना हो तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं किसी तरह यहां कुछ भी न खाऊंगा। सतीश की शक्ल देखकर सावित्री चुप हो हंसने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली, मैं सोच रही हूं कि आज आप आए ही क्यों? आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए जब स्वयं ही आकर दासी के घर आपने चरणों की धूल डाली है, तब कोरा कोरा आपको छोड़ नहीं सकती कहकर सावित्री हठात थम गई। किंतु उसके हृदय की गुप्त व्यथा उसके कंठ स्वर के खुले रास्ते से अकस्मात सतीश के सामने इस तरह आ खड़ी हुई कि कुछ देर के लिए सतीश की सारी बोध शक्ति जड़ सी हो गई। बुद्धिमती सावित्री ने इसे क्षण भर में ही अनुभव कर लिया और अपनी सारी बात को सहज परिहास में बदलती हुई हंसकर बोली, भगवान ने आज आपको मेरा अतिथि बनाकर भेजा है, इसलिए खाना भी पड़ेगा और दक्षिणा भी लेनी पड़ेगी। देखती हूँ आज आपकी जाति बिल्कुल चली गई। इतनी देर में सतीश की सहज शक्ति लौट आई। उसने पूछा, सचमुच क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? सावित्री ने कहा, सचमुच। सतीश बोला, तब यदि ऐसे दिन आ ही गया हूं
तो दुकान की थोड़ी सी बासी मिठाई बिठाई खाकर पेट नहीं भरूंगा। इसके अलावा वे चीजें तो मैं किसी दिन खाता भी नहीं। सावित्री भी यह बात जानती थी, मन ही मन लज्जित होकर बोली, किंतु आज तो रात हो गई है। सतीश बोला, होने दो रात, आज डेरे में लौटकर तो खाना होगा नहीं। तुम चाहे जो करो, किसी तरह मैं यह सब नहीं खाऊंगा। तुमसे पार पाना मुश्किल है, कहकर सावित्री हंसती हुई उठ गई। सतीश अभी तक बैठा था, अब लेट गया। इस लघु कुटिया और इस निर्मल शैया को छोड़कर जाने को किसी प्रकार उसका मन तैयार न होता था, किंतु अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखते हुए वहां रहने का भी कोई सदुपाय न था। इस समय तो भोजन की तैयारी में विलंब की संभावना आसन्न कर्तव्य की कठिन जिम्मेदारी से छुटकारा दे गई। वह बगल में तकिए को जोर के साथ पकड़े हुए दीवार की ओर मुंह करके चुप पड़ा रहा। जाते समय सावित्री बाहर से सांकल चढ़ा गई थी। उसकी टोह भी जैसे उसे लग गई थी। उसी प्रकार उसके तुम संबोधन की ओर भी उसने उतना ही ध्यान दिया था। निर्जन घर के बीच ये दोनों नव प्राप्त तथ्य जादूगर तथा उसकी माइक सृष्टि की भांति उसके मन में एक अपूर्व इंद्रजाल की रचना करने लगे। अभी आज ही दोपहर को प्यार का समस्त तिरस्कार उसके मन के अंदर से भाटे के साथ बाहर आ गया था। वह सब ज्वार के उल्टे स्रोत से पुनः एक एक करके लौट आने लगा। आज ही दोपहर को आत्माभिमान की चोट की तीव्र ज्वाला ने अपने मन की तीव्र प्रवृत्तियों की ओर उसकी आंखें खोल दी। अब ज्वाला शांत होते ही वे आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। इस प्रकार अपने को लेकर खेल करते करते किस समय उसे नींद आ गई थी। एकाएक दरवाजा खुलने की आवाज से जगकर करवट बदलते ही देखा कि सावित्री मोक्षदा के साथ कमरे में प्रवेश कर रही है। मोक्षदा ने चिट्ठी सतीश के हाथ में देकर कहा, देखिए तो बाबू, वह माँ क्या लिखती है। सतीश सारी चिट्ठी पढ़ने के बाद बोला, उसके लौटने में अब भी 2 महीने की देरी है। मोक्षदा ने कहा, और कोई बात नहीं है। सतीश चिट्ठी लौटाकर बोला, नहीं, और कोई बात नहीं है। मेरी तनख्वाह की बात बाबू? नहीं, वह बात नहीं लिखी। पैसे की बात नहीं है। यह सुनकर मोक्षदा मन ही मन बड़ी विरक्त हुई और चिट्ठी के लिए हाथ बढ़ाती हुई बोली, वह बात क्यों होगी? होगी सब निरर्थक बातें। दीजिए चिट्ठी। सावित्री कल मेरी ओर से जवाब तो लिख देगी। हाँ रे, बाबू के खाने का मुहूर्त कब आएगा? क्या आधी रात अभी तक नहीं हुई? सावित्री बोली, ब्राह्मण पंडित संध्या पूजा किए बिना यूं ही खाएंगे? मोक्षदा तो पहले से ही खींच रही थी, अब और खींच कर बोली, जरा इसकी बात तो सुनो। क्या यह तेरे पुराने ठाकुर या भट्टाचार्य ब्राह्मण है कि पूजा संध्या करने जाएंगे? सतीश हंसते हुए बोला, कहती क्या हो? क्या सब बातें भूल गई हो? मैं तो सदा से ही संध्या पूजा करता रहा हूं। जैसे मोक्षदा को हठात याद आ गया हो, कुछ अप्रतिभ होकर बोली, अरे माँ, ठीक ही तो है। सावित्री की ओर घूमकर बोली, बेटी, बाबू के लिए जल्दी से कोई जगह ठीक कर दे। तेरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है बेटी, अब देरी मत कर, कहते कहते मोक्षदा वहां से चली गई। कुछ समय बाद सतीश खाने बैठा। इस समय कमरे में कोई उपस्थित नहीं है। अंधेरे बरामदे से मोक्षदा ने इसे देखा तो एकदम से जल उठी। रसोई घर में आकर देखा कि सावित्री चुपचाप बैठी हुई है। रोष भरे स्वर में बोली, यह तेरी कैसी बुद्धि है सावित्री? यह क्या किसी कंगाल को भोजन करा रही है कि जो कुछ मिला हो फेंक दिया और ठंडी होकर बैठ रही? सावित्री न जाने क्या सोच रही थी, चौंक कर बोली, जरूरत पड़ने पर वह मांग लेंगे। ऐसी बुद्धि ना होती तो दासी का काम क्यों करती, नहीं तो खुद नौकर चाकर रखती। सावित्री हंसकर बोली, मैं तो खुद ही दासी बन गई हूं,
इसमें दोष क्या है मौसी? परिश्रम करके खाने में कोई लज्जा नहीं है। मोक्षदा चिढ़ कर बोली, कौन कहता है नहीं है? मेरी उम्र के लिए ना हो, पर तेरी उम्र के लिए है। फिर वैसा हो या ना हो, जब तूने बाबू को खाने के लिए कहा है तब पास बैठकर ही खिलाना चाहिए। आदमी का सिर पलटने में कोई देर नहीं लगती। सावित्री चलने को तैयार होकर फिर रुक गई और बोली, क्या बकती हूँ मौसी, वह सुन लेंगे ना? मोक्षदा ने तुरंत स्वर को धीमा करके कहा, नहीं नहीं, वह कैसे सुन पाएंगे। और बेटी, एक बात तुझसे कहे देती हूँ, भगवान ने माथे में ये 2 आंखें दे रखी हैं। उन दोनों आंखों में से एक खुली रखना। घड़ी की चेन या हीरे की अंगूठी ना होने से ही किसी आदमी को छोटा न समझ बैठना। अच्छा, कहकर हंसती हुई सावित्री चली जा रही थी कि मोक्षदा ने उसे पीछे से पुकार कर कहा, सुन सावित्री। सावित्री घूमकर खड़ी हो गई, बोली, क्या है? चलकर देख, मेरे कमरे में ढाका की साड़ी होगी, पहन आ। तुम खोज लो मौसी, मैं अभी आती हूँ। सतीश का खाना प्रायः समाप्त हो गया था। सावित्री कमरे में प्रवेश करके बोली, आंखें बंद करके खा रहे हैं क्या? सतीश ने मुंह उठाकर कहा, नहीं, किंतु देख रही हूं कि दोनों आंखों में नींद भरी है। सचमुच उसे बड़ी तेज नींद लग रही थी। गत रात के उच्छृंखल अत्याचार के कारण आज असमय ही उसकी पलकें भारी हुई जा रही थी। वह लज्जा मिश्रित हंसी के साथ इसे स्वीकार करके बोला, हाँ, बहुत नींद लग रही है। सावित्री ने पूछा, और कुछ चाहिए क्या? सतीश हड़बड़ाकर बोल उठा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरा खाना हो चुका है। बाहर सावित्री को किसी की पद ध्वनि सुनाई पड़ी। मोक्षदा आकर खड़ी हो गई थी, बोली, बाबू, मुझे एक ढाके की साड़ी खरीद कर देनी होगी। वह कभी कुछ मांगती नहीं, इसलिए इस बात का मतलब ना समझ सतीश आश्चर्यचकित हो उठा। उसे मोक्षदा के आने की खबर नहीं मिली थी। मुंह उठाकर विस्मय पूर्वक कहा, सचमुच चाहिए? और नहीं तो क्या। पहनोगी कब? आज पहनने का समय नहीं है, वैसा समय कभी ना आएगा। क्या ऐसी बात है? इसके सिवा एक और बात है, मैं मेहनत करके खाती हूँ, इससे मौसी को दुख होता है, इसलिए सोचती हूँ अब मेहनत करके नहीं खाऊंगी, यहीं बैठे बैठे खाऊंगी। सतीश ने हंसकर कहा, अच्छा तो है। सिर्फ अच्छा कहने से ही तो काम होगा नहीं, फिर उसी के साथ अपनी एक नौकरानी हुए बिना इज्जत नहीं रहेगी। वह भी आपको रख देनी होगी, आपको ही। वह बात पूरी नहीं कर सकी, मुंह में आंचल ठूसकर हंसी के उत्कट वेग रोकने की चेष्टा करने लगी। मोक्षदा कोई कच्ची स्त्री नहीं थी। वह एक क्षण में सब कुछ समझ गई और कमरे के अंदर आकर बोली, लगता है बाबू सावित्री को जानते हैं। फिर वह सावित्री की ओर घूमकर बोली, अभी तक तुम मौसी के साथ तमाशा कर रही थी? ऐसा है तो अच्छी बात है, आनंद की बात है। पहले से बताने पर वह खत्म हो जाती। इतना कहकर वह हंसती हुई बाहर चली गई। खाना खाकर सतीश एक बार फिर शैया पर आ बैठा। सावित्री डिब्बे में पान भर लाई और हुक्का भरकर सतीश के हाथ में थमा दिया। फिर पांव के पास जमीन पर बैठ गई और मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सतीश के हृदय में आंधी चलने लगी, जैसे सारी देह कंटकित होकर ठंडी पड़ गई। कुछ देर के लिए तो उसमें हुक्के को पकड़ रखने की शक्ति भी न रह गई। इस प्रकार 2 मिनट चुपचाप काटने के बाद सावित्री सिर उठाकर बोली, रात हो गई है, क्या आप डेरे पर न जाएंगे? सतीश सूखे कंठ से बोला, न जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? यही रहेंगे। अगर न जा सके तो कोई जरूरत नहीं, मौसी अब भी जग रही है, मैं उसी के बिछौने पर सो जाऊंगी। इतना कहकर सावित्री सतीश के मुंह की ओर देखती रही। क्षण भर के लिए सतीश की जुबान बंद हो गई, किंतु दूसरे ही क्षण प्रबल चेष्टा से अपने को संवरण कर वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और बोला, नहीं,
चलता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर तो और बैठो, कहकर सावित्री उठी और सतीश के जूतों की जोड़ी बाहर से उठा लाई और अपने आंचल से पांव पोंछकर जूते पहना दिए तथा फीते बांधते बांधते धीरे धीरे कहा, बासे के आदमियों को अगर यह बात मालूम हो गई तो? कैसे मालूम होगी? यदि मैं ही कह दूं, क्या कहोगी तुम? कहने की तो कोई बात है नहीं। सावित्री पुनः हंसकर बोली, कोई बात नहीं है, सच कह रहे हो। सतीश चुप हो रहा। सावित्री ने मृदु कंठ से कहा, कहने की बात ना होती तो कौन जानता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ सकती या नहीं। कहकर एकाएक चुप हो गई, किंतु दूसरे ही क्षण बड़े जोर से सिर हिलाकर बोल उठी, नहीं, तुम डेरे पर जाओ। किंतु यह दुष्ट बुद्धि यदि तुमने न छोड़ दी तो कह ही देती हूँ कि एक दिन सब प्रकट कर दूंगी। यह क्या रहस्य है? इसके अंदर का तात्पर्य ठीक तरह से न समझ पाने के कारण सतीश कुछ देर तक स्तब्ध हो खड़ा रहा। फिर बोला, वाह, डेरे के लोग कुछ मेरे गार्जियन नहीं है। सावित्री ने कहा, जानती हूँ कि नहीं है, किंतु मेरी मौसी वह भार भी अनायास ही ले सकेंगी। मैं किस तरह उसकी जीभ को रोक सकूंगी? सावित्री के संकेत से सतीश को मन ही मन कुछ भय हुआ, किंतु मुंह से बोला, रुपए देकर। सावित्री ने कहा, उससे सिर्फ रुपए का अपव्यय होगा, काम नहीं होगा। फिर मान लो मौसी को तुमने रुपए से वश में कर लिया, लेकिन मुझे क्या देकर वश में करोगे? सतीश फुसफुसा कर बोला, प्यार देकर। सावित्री के होठों पर बलपूर्वक दबाई हुई हंसी उभरी। बोली, इसे लेकर 4 बार हो चुका। अर्थात इसके पहले और 3 आदमियों ने यह वस्तु देनी चाहिए थी। तुमने लिया नहीं? नहीं, जंजाल बढ़ाकर रखने की जगह मेरे पास नहीं है। सतीश स्थिर होकर बैठा रहा। सावित्री की विद्रूप भरी हंसी और कंठ स्वर कुछ भी उसके ध्यान में नहीं आए। इसी से उसकी दोपहर वाली बातें याद आ गईं और उसके याद आते ही प्रेम की नदी में उठा ज्वार शांत होकर भाटे में बदल गया। सावित्री की बातों को उसने तमाशा कहकर कोई भूल नहीं की थी। हठात बहुत कठोर होकर बोला, वे अबोध थे, उन्हें ऐसी चीज को देने का प्रस्ताव करना उचित था या बक्स में रखना? यह किसी के जंजाल कहने भर से समझ में नहीं आता। मैं भी कुछ कम अबोध नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी भूल गया कि वह चीज तुम लोगों के लिए कैसे तिरस्कार की सामग्री है। इतनी उम्र में इतनी बड़ी भूल करना मेरे लिए उचित नहीं था। अच्छा, चलता हूँ। उसकी बात सावित्री को शूल की तरह बीत गई। तुम लोगों कहकर सतीश ने उसे किन लोगों के साथ अभिन्न समझकर देखा। सावित्री के लिए इसे समझना बाकी नहीं रह गया, किंतु परिहास कलह में परिणत होकर हाथापाई की ओर जा रहा है, यह देखकर वह चुप हो रही। किंतु सतीश अपने को न रोक सका। बोला, शिकारी जैसे वंशी में शिकार फंसा फंसा कर अपना आमोद करता है। लगता है इतने दिनों तक तुम मुझे लेकर वही खेल कर रही थी, है ना? सावित्री अब ज्यादा सहन नहीं कर सकी। बिजली की तेजी से उठ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें तो सिर्फ वंशी में ही फंसाकर खींच लिया जा सकता है। कुछ खिलाकर फंसाने योग्य बड़ी मछली तुम नहीं हो। सतीश निर्मम भाव से व्यंग करता हुआ बोला, नहीं हूं मैं। सावित्री ने कहा, ना, नहीं हो तुम। उसके होंठ और अधर टेढ़े पड़ गए। सतीश के मुंह की ओर तीव्र दृष्टि डालकर वह बोलने लगी, असच्चरित्र, मेरी जैसी एक स्त्री को प्यार करते और उस प्यार की बड़ाई करते तुम्हें शर्म नहीं आई? जाओ तुम, मेरे घर में खड़े होकर मेरा व्यर्थ अपमान न करो। इस अपमान से सतीश और निर्दय हो उठा। इस बार अमार्जनीय और कुत्सित व्यंग करता हुआ बोला, मैं असच्चरित्र हूं, किंतु मैं जैसा हूं सावित्री, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा बड़ा सार्थक नाम रखा है। सावित्री हटकर चौखट पकड़े
कुछ देर स्थिर खड़ी रही, फिर बोली, जाओ। उसका मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया था। सतीश अपमान और क्रोध की असह्य ज्वाला के कारण उस ओर देखे बिना ही बोला, किंतु जाने से पहले एक और बार आंचल से मेरा पाँव न पोंछ दोगी? या फिर कोई और खेल, कुछ और? हठात दोनों की आंखें मिल गई। सावित्री एक कदम पास खिसक आकर बोली, तुम कसाई से भी अधिक निष्ठुर हो। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम्हारे पांव पड़ती हूं, तुम जाओ। न जाओगे तो सिर पटक कर मर जाऊंगी। तुम चले जाओ। उसके कंठ स्वर की अस्वाभाविक और उत्तरोत्तर बढ़ती तीव्रता से अकस्मात सतीश डर गया और एक भी बात कहे बिना बाहर चला गया, किंतु अंधेरे बरामदे के अंतिम छोर तक पहुंचकर उसे रुकना पड़ा। सीढ़ी किधर है, राह किस ओर है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। पॉकेट में हाथ डालकर देखा, दिया सलाई भी नहीं है। इस निरुपाय दशा में संकट के बीच 5-1 मिनट चुप खड़े रहकर उसे फिर सावित्री के कमरे की ओर लौटना पड़ा। बाहर से ही देखा, सावित्री फर्श पर पड़ी हुई है। धीरे धीरे पुकारा, सावित्री। सावित्री में हरकत नहीं हुई। फिर पुकारने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने कमरे में जाकर सावित्री के माथे पर हाथ रखा, फिर झुककर देखा, आंखें बंद हैं। तब मुंह में उंगली डालकर देखा। अब समझ सका कि सावित्री मूर्छित हो गई है। क्षण भर के लिए उसके मन में कुछ भय और संकोच उत्पन्न हुआ, किंतु दूसरे ही क्षण सावित्री की अचेतन देह को उठाकर शैया पर सुला दिया और चादर के एक हिस्से को घड़े के जल में भिगोकर मुंह और आंखों पर फैला दिया और हाथ का एक पंखा लेकर हवा करने लगा। 2-3 मिनट के बाद ही सावित्री ने आंखें खोल दी और सिर पर आंचल खींच करवट बदलकर लेटती हुई बोली, तुम गए नहीं? सतीश चुपचाप हवा करने लगा। तब सावित्री बिछौने से उठ खड़ी हुई और दीपक हाथ में लेकर बाहर निकल आई। बोली, चलो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं। उसके बाद निशब्द रास्ता दिखाती नीचे उतर आई और दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। मूर्छित सावित्री को पलंग पर सुलाने के बाद क्षण भर उसकी अचेत देह को अपनी छाती से लगाकर जब वह उठा रहा था, उस क्षण सतीश कुछ अन्मनस्क सा हो उठा था। इस समय दरवाजे के बाहर आते ही उसका नशा टूट गया एवं न जाने कौन सी एक बात कहने के लिए उसने मुंह उठाया तो सावित्री बोल उठी, नहीं, अब कोई बात नहीं। तुमने अपनी देह तो पहले ही नष्ट कर ली है। वह तो एक दिन आग में मिलकर राख हो जाएगी, किंतु एक अस्पृश्य कुल्टा को प्यार करके भगवान के दिए हुए इस मन के मुंह पर स्याही न फेरना। हो सके तो तुम कल ही उस डेरे को छोड़कर चले जाना। अगर ना हो सके तो मैं अब वहां न जाऊंगी। इतना कहकर सावित्री ने जवाब की राह न देख जोर से दरवाजा बंद कर दिया।